नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो 64th बीपीएससी का ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर आया था। देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो देखिए, आपको पता है कि जो ऑप्शनल पेपर होता है बिहार में, तो उसमें टोटल जो होते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो ये 12 क्वेश्चन होते हैं दो सेक्शन होते हैं उसमें है। एक तो सेक्शन हो गया आपका ए, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं आपके, 6 क्वेश्चन होते हैं। अब दोनों ही क्वेश्चन से जो परीक्षार्थी है उसको जो है कम से कम 3-3 क्वेश्चन करने हैं। तो 3 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने पड़ेंगे हमें और 3 क्वेश्चन जो हमें सेक्शन बी से करने होते हैं। जैसा कि सेक्शन ए है उसमें क्या आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, ये सारा कुछ इसमें पोर्शन इसमें दिया होता है। और सेक्शन बी में जो है यही चीज है, इंडिया और बिहार के रेस्पेक्ट में हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी को पता होना चाहिए। और इसमें जो आपकी जो ओवरऑल ज्योग्राफी है, जो जिसमें सिद्धांत वगैरह होते हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी हो, उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि 64th बीपीएससी में जो है पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का देखिए कौन सा आया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे से जो था वो प्लेट टेक्टोनिक से पूछा गया था। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वही लिखना है, क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये नहीं जो आपको आता है वो वहाँ लिख के नहीं आना है, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही भी लिख के आना है आपको। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक का सटीक का परीक्षण करना है हमको है, यानी कि इसके परीक्षण में क्या हो जाएगा, उसकी जो कमियां हैं उसको भी हमको लिखना है, इसके जो पॉजिटिव है और निगेटिव पॉइंट दोनों को लिखना है, तथा उसका भूपृष्ठ के प्रमुख भूरूपों के उत्क्रांति से संबंधित संबंध स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी आपने देखी बहुत ही खतरनाक है, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। तो इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखा है। क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशन टू इवोल्यूशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म। तो मेजर लैंडफॉर्म में क्या आ जाएगा, जैसे पर्वत बनते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी होती हैं, ट्रेंच होते हैं, ट्रेंचेस हो गए, कटक हो गए यानी कि रिज हो गए, ठीक है, ये सारे जो हैं ओशन फ्लोर हो गए। ये इन सब चीज़ों की बात करनी है कि कैसे ये बनते हैं, कैसे जो द्वीप बनते हैं, कैसे द्वीप चाप बनते हैं। तो इनकी बात यहाँ पे करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये मेन कहाँ से क्वेश्चन आया आपका। देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो 50 नंबर का आया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन जो देखे हो तो ए और बी करके दे रखा होता है, उसमें क्या आपको 25-25 नंबर के 2 क्वेश्चन दे देगा वो। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं 2 तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन अगर आएगा तो वो पूरा ही 50 नंबर का दे रखेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन का टाइप जो है वो क्या है, 25-25 के 2 दे देगा उसमें। इस तरह से बीपीएससी पूछता है। तो आपकी मर्जी, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग कर लीजिए, और शॉर्ट अगर आते हैं आपको शॉर्ट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया था, क्या आया था, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि वायु राशियां से आया था। वायु राशियां तथा वाताग्र की संकल्पनाएं स्पष्ट कीजिए। तो वायु राशियां क्या होती हैं, वाताग्र यानी फ्रंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करनी थी। फिर चक्रवात की निर्मित यानी चक्रवातों की उत्पत्ति में जो है वाताग्र का योगदान जो है कितने हद तक होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमको जो है 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्या बताना है कि एयर मास क्या होते हैं, और दूसरा क्या है, फ्रंट्स पूछा उसमें है, तो एयर मास और फ्रंट्स के बारे में हमको लिखना है। फिर उसके बाद पूछा है कि जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है या फिर बनते हैं चक्रवात, उनमें जो है वाताग्रों यानी जो फ्रंट्स होते हैं उनका क्या योगदान होता है, तो उसके बारे में आपको आंसर देना है। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ ओशियन डिपॉजिट, ठीक है। तो ओशियन डिपॉजिट की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुद्र निक्षेप बोलते हैं। तो उसका सोर्स की बात की है कि कहाँ से जो है आते हैं ये ओशियन डिपॉजिट, एंड देयर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की है उसने, ओशन फ्लोर के ऊपर जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकी यहाँ पे बात की है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और 25 नंबर में आपको ये आंसर देना है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको एक तो पहली बात तो इसमें मैप बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और साथ में जो है जो ओशियन डिपॉजिट होते हैं उनके जो सोर्स होते हैं तो उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। एक यहाँ पे आप डायग्राम बना देंगे, फ्लो चार्ट बना देंगे एक आसानी से, और उसमें थोड़ा थोड़ा बाद में उसका एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ज्योग्राफी में हमेशा जो है कोई भी आंसर दीजिए तो उसमें डायग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, तब नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आया हुआ था कि डिस्कस द फैक्टर इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन की बात की गई है यहाँ पर, एंड देयर रोल इन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। तो जो मृदा उत्पत्ति में जो घटक होते हैं, मृदा उत्पत्ति के जो कारक होते हैं, घटक होते हैं, उनकी बात करना है, और साथ में जो है जो वर्ल्ड में जो मृदा का जो वितरण है उसकी भी यहाँ पे चर्चा करनी है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया था कि मानसून वन जियोम, यानी कि जो मानसून फॉरेस्ट बायोम होता है उसके जो है पारिस्थितिकी विशेषताएं, यानी कि मानसून फॉरेस्ट बायोम की विशेषता को यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, पहले से ही मालूम था कि ये आ सकता है क्वेश्चन। ऐसे ये सवाना फॉरेस्ट बायोम पूछता है, सवाना घास बायोम पूछता है, तो ऐसे ही मानसून पूछता है। तो बहुत ही ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन थे कि ये क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, 1-2 साल छोड़ करके। तो जो लोग 66 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन ये, और उनके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दोबारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला है कि भूगोल में मात्रात्मक तथा व्यवहारात्मक क्रांतियों की सटीक तुलना कीजिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आपका आ गया? ह्यूमन ज्योग्राफी से आ गया। तो अब ये ह्यूमन ज्योग्राफी है, यानी 3 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? फिजिकल ज्योग्राफी से आएंगे, और 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से आएंगे। तो भूगोल में जो है मात्रात्मक क्रांति यानी कि जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हुआ था उसकी बात कर रहा है, और व्यवहारात्मक यानी कि बिहेवियरल। तो 2 रेवोल्यूशन जो हैं उनका क्या करना है? यहाँ पे तुलना करनी है, दोनों में अंतर क्या है, तथा विषय के विकास में इनके, ज्योग्राफी के विकास में यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के विकास में जो है इनकी भूमिका का क्या करना है? परीक्षण करनी है। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है आपको लॉन्ग में लिखना है ये। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है उसके बारे में बात किया गया है। जनसांख्यिकी संक्रमण क्या है और इसका जागतिक जनसंख्या वितरण पर कैसे असर हुआ? कहने का मतलब ये है हाउ हैज इट अफेक्टेड द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैसे जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इसने अफेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बारे में बताना है आपको इसमें। ये 25 नंबर का क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इसका बी पार्ट पूछा गया है। बी पार्ट में ये पूछा गया है कि नगरों की जो आंतरिक संरचना होती है, ठीक है, नगर होता है तो नगर में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की पेटियां पाई जाती हैं, और इसके लिए सिद्धांत भी है। एक संकेंद्री सिद्धांत है, फिर दूसरा एक त्रिज्यखंड एक सिद्धांत है, और फिर तीसरा कौन सा है? बहुनाभिक सिद्धांत है। ठीक है, तो 3 सिद्धांत हैं। यहाँ पे हालांकि पूछा गया है कि नगरों की आंतरिक संरचना को नियंत्रित करने वाले घटक यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कौन कौन से जो घटक होते हैं वो नगरों की आंतरिक संरचना में जो है प्रभाव डालते हैं, उनके अनुसार ही जो है नगरों का विकास होता है बाहर की ओर। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। तो ये सब जो है चीज़ें जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें आपको ये सब सारा डिटेल में दिया गया होगा। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र स्थल तथा उपांत स्थल। तो यहाँ पे थोड़ा ये ट्रांसलेशन का देखिए, थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा कि केंद्र स्थल। तो सुना होगा, आपको ध्यान आएगा कि क्रिस्टॉलर का है, नहीं, यहाँ पे क्रिस्टॉलर की बात नहीं हो रही है। और उपांत स्थल ये भी आपको तो अजीब लग रहा होगा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? जो मैकेंडर ने हार्टलैंड थ्योरी दी गई थी, और उस जो रिमलैंड थ्योरी जो स्पाइकमैन ने दी उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है आप इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा क्वेश्चन को, वरना आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड, यानी हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बात करनी है, और रिमलैंड के बारे में यहाँ पे बात करनी है। फिर व्हाट इज देयर वैल्यू इन द प्रेजेंट, यानी इनका जो वर्तमान समय में जो है क्या महत्व रह गया है, इनकी प्रासंगिकता क्या रह गई है। इसका अब यहाँ पे इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ, आज के जग में इनका क्या मूल्य है। तो उतना अच्छा समझ नहीं आएगा जितना आपको इंग्लिश में समझ आएगा, इसलिए जो है इंग्लिश को एक बार जरूर आप पढ़िएगा। ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है? 25 नंबर में पूछा गया है कि समकालीन जागतिक व्यापार प्रतिरूप का संक्षिप्त स्पष्टीकरण कीजिए। यानी कि हमको करना है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कंटेम्प्रेरी पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड के बारे में बात करनी है कि कौन सा देश के साथ क्या निर्यात हो रहा है, क्या आयात हो रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देख सकते हैं। प्लस हमको विश्व में बताना है कि कौन सा देश जो है
सबसे नंबर 1 पे टॉप इम्पोर्टर है या फिर टॉप एक्सपोर्टर है, उसके बारे में बात करनी है। तो वही लिखा है समकालीन जागतिक यानी कि जो वर्ल्ड का जो ट्रेड चल रहा है कंटेम्प्रेरी पैटर्न, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, तभी आप जो है इस आंसर को अच्छा आंसर लिख पाएंगे। अब देखिए ये तो आपके हो गए 6 क्वेश्चन हो गए। कहाँ से आ गए आपके? सेक्शन ए से आ गए। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। अब यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन जो हैं इस सेक्शन एक ही से कर डाले, सेक्शन ए से ही सारे 6 कर दिए या फिर सेक्शन बी से सारे 6 कर दिए, तो आपके वहाँ पे जो है 3 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, बाकी क्वेश्चन को वो काउंट नहीं करेगा। जो पहले 3 क्वेश्चन होंगे उनको ही ले लेगा वो, बाकी के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो दोनों सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन करने हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए पार्ट क्या कह रहा है इसका है, भारत के मृदा वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो भारत की प्रमुख मृदा है उसके बारे में बताना है और साथ में मैप में दिखा देना है कि कौन कौन सी मृदा जो है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, बस बहुत ही आसान है। फिर अगला क्या है, क्षेत्रीय विविधताओं के साथ भारत की जनसंख्या की समस्याओं का क्या करना है, परीक्षण करना है। तो आपको पता है कि भारत में जो है क्षेत्रीय विविधता बहुत अधिक पाई जाती है, तो उसी के संबंध में जो है हमको दिखाना है कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनका परीक्षण करना है। चलिए दोनों 25-25 के हो गए नंबर के। अब अगला क्वेश्चन भी है जो 25 मार्क्स का ही है। ए पार्ट क्या कह रहा है कि भारत की जो मुख्य पारिस्थितिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो मेजर इकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, पारिस्थितिक समस्याएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है तथा उनके उपाय योजनाओं यानी कि उनको जैसे कैसे जो है उनके हम उपाय कर सकते हैं, उसकी समस्या को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उनकी योजनाओं की प्रभावशीलता यानी कि कितना जो है वो प्रभावी हैं, उसका क्या करना है, परीक्षण कीजिए। यानी कि सरकार ने जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए योजनाएं चलाई हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है और कितना वो प्रभावी रूप से काम कर पा रही हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इरिगेशन एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे ये है कि भारत में जो सिंचाई और फसलों की गहनता में संबंध स्पष्ट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छे से होती है वहाँ पे जो फसल गहनता क्या होती है, अधिक होती है, और जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था कम होती है या फिर ना के बराबर होती है वहाँ पे फसल गहनता क्या होती है, कम होती है। तो ये है यहाँ पे इसके बारे में लिखना है हमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में जो है कृषि आधारित उद्योगों का स्थानीयकरण नियंत्रित करने वाले घटकों की चर्चा कीजिए। यानी जो कृषि आधारित उद्योग होते हैं भारत में कौन कौन से हो गए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, तेल वनस्पति तेल उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, फिर चीनी मिल उद्योग हो गया। तो ये एक स्थान विशेष पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं स्थानों पे क्यों पाए जाते हैं इसके बारे में चर्चा करनी थी। ठीक है, तो वही लिखा है स्थानीयकरण नियंत्रित करने वाले घटकों की क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको एक मैप बनाना है। ठीक है, फिर वहाँ पे छोटे छोटे अगर आप मैप बना सकते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे मैप दिखा सकते हैं कि एक जगह आप दिखा दिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ लगा हुआ है, एक जगह दिखा दिया चीनी उद्योग कहाँ लगा हुआ है। छोटे छोटे आप मैप बना सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे रफली जैसे गए एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे आप खींच सकते हैं। और मैप कैसा बना उससे मतलब नहीं, आपने जो दिखाया है मैप में वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चीनी उद्योग अगर दिखाना है तो आपको पता है इस वाले एरिया में चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग यहाँ दिखा दिया हमने, और यहाँ पे दक्षिण भारत में भी चीनी उद्योग है तो यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह से मैप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आप सूती वस्त्र का बना दो, जूट उद्योग का बना देंगे। तो जूट उद्योग का जब बनाएंगे तो आप कहाँ पे दिखाएंगे, जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र वहाँ पे मुख्य रूप से जूट उद्योग होता है, और कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में होता है, तो यहाँ पे दिखा देंगे आप। ऐसे ही क्या अगर आप दिखाएंगे कागज उद्योग, तो कागज उद्योग भी पता है आपको यहाँ पर मुख्य रूप से फैला हुआ है थोड़ा सा पेटी, और यहाँ पर भी फैला हुआ है। तो जहाँ जहाँ कागज उद्योग फैला हुआ वहाँ का वो मैप में दिखा देंगे। तो 2-3 या फिर 3-4 मैप छोटे छोटे बना देंगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा फिर उसके अंदर, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि आपको आता है तो आपको मार्क्स दे देगा वो। फिर क्या है अगला, भारत में जो है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में जो है बाजार केंद्रों की भूमिका पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट है कि भारत में जो ग्रामीण विकास यानी कि गांवों का जो विकास है वो उसको बढ़ावा देने की में जो है जो बाजार केंद्र हैं, ठीक है,
तो उनका यानी कि मार्केट सेंटर इनको बोलते हैं इंग्लिश में, तो मार्केट सेंटर की क्या योगदान है या फिर उनकी भूमिका है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका है कि बिहार की जो नगरीय विकास समस्याएं जो हैं स्पष्ट करनी है हमको, ठीक है, और उन पर काबू पाने के लिए उपाय योजना सुझाइए। तो बिहार में जो नगर हैं उनके विकास में जो समस्याएं आ रही हैं उनके बारे में हमको देखना है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो हाल फिलहाल में जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है, इसीलिए पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र का जो है भू सामरिक क्या करना है, भू राजनीतिक या फिर भू सामरिक बोल सकते हैं, यानी कि जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हिंद महासागर की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके महत्व की क्या करनी है, इस पर चर्चा करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही रहता है। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए हिंद महासागर के दृष्टिकोण से, तो इसलिए यहाँ से हिंद महासागर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11वां क्वेश्चन पूछा गया जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया है कि बिहार के संदर्भ में पूछा गया है कि बिहार के जो प्रादेशिक विकास समस्याओं की क्या करनी, चर्चा कीजिए तथा इस परिस्थिति में जो है सुधार लाने के लिए उपाय योजना सुझाइए। तो जाहिर सी बात देखिए, कभी भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर कोई जगह का या फिर स्टेट का देता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमको करना कुछ नहीं, हमको लिखना वही सब है जो देश के बारे में लिखेंगे। हम जो विदेश की जो प्रादेशिक विकास की समस्याएं हैं उसको ही लिखेंगे, बस उसके आगे बिहार लगा देना आप, ठीक है, क्योंकि जो देश की समस्याएं हैं वही जो है लगभग बिहार की समस्याएं भी हैं, ठीक है, क्योंकि बिहार भी जो है देश का ही पार्ट है, तो इसलिए जो है वही चीज़ लिखनी है आपको है, बस क्या आगे थोड़ा बिहार शब्द को जोड़ते रहना है अपने आंसर में, और आंसर में बिहार शब्द का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। और फिर क्या लिखा है, इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए जो योजनाएं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है तो उन योजनाओं को गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वही तो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो लिखेंगे, प्लस जो बिहार गवर्नमेंट चला रही है वो योजनाओं लिखेंगे। तो उससे आपका जो आंसर आपका जो आसानी से जो है 50 नंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा। बस इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए आपको योजनाओं के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं जो है बिहार में जो है प्रादेशिक विकास के लिए चलाई जा रही हैं। प्रादेशिक विकास के लिए योजनाएं जैसे क्या है, मान लो कोई जो गरीब प्रदेश क्षेत्र है, मान लो वो उस क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो कभी भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती हैं वो क्या होती हैं, जो किसी क्षेत्र के जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हीं के लिए ही चलाई जाती हैं। तो सारी योजनाएं आप वहाँ पर लिख सकते हैं, तो आपको योजनाओं के नाम पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार का जो है कृषि प्रतिरूप स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो बिहार में कौन कौन सी जो है फसलें उत्पादित की जाती हैं, जैसे आपको पता है गेहूं उगाया जाता है, धान उगाया जाता है, मक्का की खेती प्रमुख है और यहाँ पे गन्ने की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बिहार की जो कृषि का पैटर्न यानी एग्रीकल्चर पैटर्न क्या है, वहाँ पे क्रॉप पैटर्न क्या है, और फिर इस प्रतिरूप के उत्तरदायी घटकों की चर्चा कीजिए। तो इसको जो है 50 नंबर में पूछा गया 2 क्वेश्चन को मिला करके। तो हमको पता है कि कोई भी जो कृषि की जाती है वहाँ की जो है, वहाँ की जो जलवायु होती है वहाँ के आधार, उसी के आधार पर जो है वहाँ की कृषि जो है की जाती है। तो आपको पता है कि जो बिहार को जो है मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। एक तो कौन सा हो गया, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, फिर दूसरा मध्य का मैदान हो गया, और इधर दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है। तो इन्हीं तीनों भागों में ही तो खेती होगी। तो वहाँ पे जो वहाँ की जलवायु होती है उसी के आधार पे जो है कृषि की जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है बिहार का एक जो आया था क्वेश्चन, बिहार के स्पेशल से लगभग जो है 125 नंबर का क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से आते हैं लगभग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, बिहार के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बिहार में अगर हेल्प लेनी है तो आप इकोनॉमिक सर्वे से ले सकते हैं, वहाँ से डाटा प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा योजनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बिहार का बजट होता है, वहाँ से आप जो है योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। और बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे का इस्तेमाल करके ही आप इन सभी चीज़ों का आंसर देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे डाटा देना है और करंट से जोड़ करके उसको लिखना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 64 बीपीएससी का जो है पूरा एनालिसिस। अभी जो है हमारे जीएस स्टडी पॉइंट चैनल की तरफ से जो है बीपीएससी जो 66 बीपीएससी है, ठीक है। तो 66 बीपीएससी का जो है क्या चलाया जा रहा है, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जियोग्राफी की,
ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की। तो उसका देख लेते हैं, जो कि 10 तारीख से स्टार्ट है। तो इसका टाइम टेबल देख लीजिए आप, यहाँ पे दे रखा है कि 10 जनवरी से स्टार्ट है टेस्ट सीरीज। पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे यूनिट वाइज देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम यूनिट वाइज टेस्ट लेंगे। तो 10 जनवरी को जो है पहला टेस्ट होगा जियोमॉर्फोलॉजी का होगा पहला। फिर अगला जो है 17 तारीख को है वो क्लाइमेटोलॉजी से होगा। फिर 24 तारीख को यानी कि समुद्र विज्ञान का होगा। 31 तारीख को बायो ज्योग्राफी होगी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड थिंकर्स का जो पार्ट है वो कवर कर लेंगे हम। उसके बाद जो हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे, और उसके बाद जो है इसका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल जो होगा। फिर इसके बाद जो है 3 टेस्ट जो आपके रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि मार्च के लास्ट में जो आपका जो है मेंस का डेट आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लास्ट वाला वीक होगा उसी के बाद ही आएगा, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है आपका है मेंस का एग्ज़ाम। इसलिए जो है 3 टेस्ट आपके जो है फुल लेंथ के टेस्ट लिए जाएंगे। इसमें आपका जैसे एग्ज़ाम में पेपर आएगा 12-12 क्वेश्चन होंगे तीनों पेपर में, उस तरह से क्वेश्चन ये आपका टेस्ट होगा। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है 3 घंटे के अंदर 6 क्वेश्चन लिखना है, वैसे आप यहाँ पे पूरा देंगे। तो इस तरह ये रहा आपका जो है ये टेस्ट का शेड्यूल है। जिन विद्यार्थियों को भी जोड़ना है तो वो रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन की फ़ी कितनी है, केवल 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये में आप ये टेस्ट का जो है लाभ ले सकते हैं। और साथ ही जो लड़के जो हैं ऐसे हैं जिनके पास जो है ज्योग्राफी के नोट्स नहीं है, या फिर उनके पास ज्योग्राफी ऑप्शन उनका तैयार नहीं, उनको तैयारी करनी है, उनको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए भी जो है हमें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8860558530। तो इस पर कॉल करके जो आप हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज लेना है अगर आप, तो कॉल करके जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसकी प्रक्रिया पूरी जान लीजिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और केवल फीस कितनी है, 1000 रुपये है, ठीक है। तो नोट्स जिनको चाहिए वो भी जो है कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।